हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देख रहे हैं, सीबीएसई क्लास 11th। तो इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में चैप्टर नंबर 5 यानी कि बाजार संतुलन, इसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इसको आज हम देखने वाले हैं और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का पहला टॉपिक यानी बाजार संतुलन क्या है और साम्य कीमत यानी कि संतुलित कीमत किसे कहते हैं, या यूं कहिए कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम समझेंगे, जो एक बेहद खास और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पर इससे पहले कि मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क पाते हैं। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, आपको किसी तरह की यहां पर डिस्काउंट कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ती। सारी की सारी शिक्षा आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन और समझते हैं कि बाजार संतुलन क्या है और साम्य कीमत का क्या अर्थ होता है। देखिए, हमने इसके पहले के जो चैप्टर किए हैं या पहले के जो सेशंस किए हैं, उसमें हमने उपभोक्ता का सिद्धांत देखा, हमने उत्पादन की प्रक्रिया देखी, हमने लागत देखा और अंत में हम पहुंचे थे किस पार्ट पर? अंत में हम पहुंचे थे बाजार पर। ठीक है, जो इसके पहले के चैप्टर्स में हम कर चुके हैं, मार्केट। इस बाजार पर जब हम पहुंचे थे तो हमने कई तरीके के बाजारों के स्वरूप को भी देखा, जैसे इसके पहले पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता को देखा। चैप्टर नंबर 6 हम देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता को भी देखेंगे और हमने बाजार का थोड़ा अर्थ भी समझा था। तो बाजार का जब हमने अर्थ समझा तो वहां पर हमें दिखाई पड़ा कि भाई वहां पर एक 2 एलिमेंट बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, एक क्रेता और एक विक्रेता। ये 2 प्रमुख चीजें वहां पर दिखाई दे रही थी। भाई, एक खरीदने वाला है जिसको आप क्रेता या इसको उपभोक्ता भी कह सकते हैं, ठीक है, एक तो ये दिखाई पड़ा, और ये एक विक्रेता है जिसको आप फर्म भी कह सकते हैं या जिसको आप उत्पादक के श्रेणी में रख सकते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक बात। तो ये हमने मोटी मोटी चीजें देखी थी। अब इसका अर्थ यह है कि जब आप बाजार की बात करेंगे, जब भी आप बाजार की चर्चा करेंगे, मार्केट की चर्चा करेंगे, तो आपको ये 2 चीजें प्रमुख रूप से दिखाई देंगी, यानी ये 2 चीजें मिलकर बाजार का निर्माण करती हैं। अब इसके एक कदम आगे की कहानी थोड़ी हमें समझनी है। एक कदम आगे की कहानी से मेरा अर्थ यह है कि बाजार हमने देख लिया, एक क्षेत्र जहां क्रेताओं और विक्रेताओं का आपस में सामंजस्य मेलजोल होता है। अब बात यह आती है कि इस बाजार में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है कीमत। ठीक बात है, यानी जाहिर सी बात है कि एक निश्चित समय काल में क्रेता विक्रेता मिलेंगे और जो मिलेंगे तो एक प्राइस भी तय करेंगे, किसी न किसी एक कीमत पर बातचीत होगी। तो आपके सामने अब 2 स्थितियां बनेंगी, एक कि भाई बाजार में संतुलन कैसे स्थापित होगा और बाजार में जो ये कीमत है ये निर्धारण कैसे होगा, यानी कीमत का निर्धारण। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भैया इस बाजार में जो कीमत डिसाइड होगा वो कैसे होगा। मान लीजिए कि अगर फर्म ने बोल दिया, जैसे 2 तरह की कहानियां निकल कर आई। एक कहानी ये निकल कर आई कि भाई जो उत्पादक है वो लागत को लगा रहा है, वो उत्पादन करने में बहुत सारी चीजों को खर्च कर रहा है, उत्पादन के साधनों का निवेश कर रहा है, तो उसकी जो सीमांत लागत है, जो मतलब एक अतिरिक्त बनाने के लिए जो खर्चा उसको लग रहा है, कम से कम उतना पैसा अगर उसके मिले तो वो बेचेगा। ठीक, तो उसने बोल दिया कि 50 रुपए में बेचेंगे, प्रॉफिट ऐड करके। पर यह आवश्यक नहीं है कि जो उपभोक्ता है या जो क्रेता है वो उतने में खरीदने को तैयार हो जाए। यानी जो उत्पादक है वो तो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा और जो क्रेता है वो कम से कम पैसा देकर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। तो ये दोनों शक्तियां बड़ी जरूरी हैं। मतलब कीमत डिसाइड करने में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। कुछ ने कहा कि मांग जो क्रेता करेगा उस हिसाब से कीमत हो जाएगी, कुछ ने कहा कि उस पर विक्रेता बेचने को तैयार नहीं हुआ। तब फिर मार्शल जैसे और शास्त्रियों ने और कई लोगों ने मिलकर यह बात कही कि भाई देखिए, कीमत का जो निर्धारण होगा, कीमत जो डिसाइड होगी बाजार में, असल में वो मांग और पूर्ति दोनों के ही संतुलन से स्थापित होगी। यानी इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने आ जाएंगे 2 वस्तुएं, जिससे आप पूरा समझ जाएंगे बाजार का संतुलन और जो कुछ भी है, वो है मांग एवं पूर्ति। ठीक बात, यानी डिमांड और सप्लाई की शक्तियां, और यही मांग और पूर्ति कुल मिलाकर बाजार को संतुलन में लाएंगी और वहां पर एक कीमत का निर्धारण होगा। अच्छा, अब आपको यह पता है कि मांग कौन करेगा? क्रेता करेगा, उपभोक्ता करेगा, और पूर्ति कौन करेगा? तो वो उत्पादक करेगा। और जो वो लोग भी मांग करेंगे वो उसी कीमत पर मांग करेंगे कि उन्हें कम से कम देना पड़े, और जो उत्पादक होगा वो उस कीमत पर करेगा कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो। इसलिए हमारे सामने 2 चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक हमने क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था मांग का नियम। क्या पढ़ा था?
ये सारी चीजें आप रिकॉल कर लीजिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ लें। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरा ग्राफ पे बेस्ड चैप्टर है। और एक आपने पढ़ा था पूर्ति का नियम, पढ़ा था ना? हाँ सर पढ़ा था, तो ठीक है। क्या पढ़ा था? मांग के नियम में हमने ये पढ़ा था कि यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो ज्यादा मांग होगी और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांगी गई मात्रा घट जाएगी। यानी कीमत और मांग का उल्टा संबंध होता है। यानी तो मांग कौन करता है? मांग करता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता या क्रेता ये चाहेगा कि कीमत कम से कम देनी पड़े। आ रही बात समझ में? और जो पूर्ति करता है वो कौन करता है? उत्पादक। और पूर्ति का नियम यह है कि अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति होगी, कम कीमत पर कम पूर्ति होगी। अच्छा, अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति क्यों होगी? क्योंकि वो ज्यादा लाभ कमाएगा ज्यादा कीमत में। तो ये पूर्ति कौन करता है? उत्पादक। तो ये उत्पादक और उपभोक्ता में क्या चलता रहता है? एक प्रतियोगिता चलती रहती है, एक लड़ाई चलती रहती है। फिर वो क्या करते हैं? एक ऐसे कीमत पर एग्री हो जाते हैं जिस पर वो पूर्ति करने को भी तैयार है और उपभोक्ता मांग करने के लिए भी, खरीदने के लिए भी तैयार है। और वहां उस कीमत को हम बोल देते हैं साम्य कीमत। साम्य कीमत यानी जिस कीमत पर उसकी मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अभी डिटेल में मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसी सिचुएशन को बोलते हैं बाजार संतुलन। जब दोनों एग्री हो गए एक कीमत पर, बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक, ये कंडीशन आपके सामने आ जाती है। अब ये पूरी कहानी क्या है, कैसे ये चीजें बनती हैं, आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बड़ी आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके सामने ये हेडिंग न देकर ऐसा भी आ सकता है कि साम्य कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे होता है, तो भी आप यही चीजें बताएंगे। देखिए, बाजार की वह अवस्था जहां वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाए वह बाजार संतुलन कहलाता है। यानी अ कंडीशन, अ सिचुएशन इन द मार्केट under which the demand and supply both becomes equal। जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएं वो बाजार संतुलन कहलाता है। जिस कीमत पर बाजार संतुलन होता है वह साम्य कीमत होती है। अच्छा, मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो गए। मान लीजिए उपभोक्ता ने 50 क्विंटल गेहूं मांगा और जो उत्पादक है वो भी क्या कर रहा है? वो भी 50 क्विंटल गेहूं उसको दे रहा है। अब ये लेन देन किसी न किसी कीमत पे होगा, ठीक है? 1000 रुपए क्विंटल, 2000 रुपए क्विंटल, जो भी कीमत लगाई जाए। तो ये जो कीमत होगी जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए वो साम्य कीमत कहलाती है। तो बाजार संतुलन का अर्थ ये हो गया एक ऐसी स्थिति जहां पर उपभोक्ता की मांग और उत्पादक की पूर्ति दोनों बराबर हो और जिस कीमत पर वो दोनों बराबर, तो जो इस स्थिति को बाजार संतुलन कहते हैं और जिस कीमत पर दोनों बराबर हो उसे साम्य कीमत कहते हैं। अब सबसे रोचक बात यहां पर आएगी कि इसे आप दिखाते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। ये एक्स, ये वाई, ये होती है कीमत वाई एक्सिस पर और ये होता है आपकी मांग एवं पूर्ति, या इसको मात्रा आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मांग वक्र ऐसा होता है। मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है बताइए जरा? तो नीचे की ओर ढलात्मक क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मांग और कीमत में उल्टा संबंध है। जितना हाई कीमत होगा उतनी क्वांटिटी मांग की कम होगी, जितना कीमत नीचे आएगा उतना क्वांटिटी ज्यादा होगा। और ये पूर्ति वक्र होता है क्योंकि यहां मांग और कीमत, पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। तो ये मांग वक्र है और ये डिमांड वक्र है। अब ये जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पे जो कीमत होती है, प्राइस, वो क्या कहलाती है? साम्य कीमत कहलाती है। और जो ये मात्रा होती है, क्वांटिटी जो होती है, जीरो है, ये जो क्यू है क्वांटिटी, ये साम्य मात्रा कहलाती है। और ये जो बिंदु है, मान लीजिए ई बिंदु, ये कहलाता है बाजार संतुलन, यानी या इक्विलिब्रियम या संतुलित बिंदु। ठीक, तो इस चित्र के माध्यम से आप कंडीशंस को समझ सकते हैं। दिए गए चित्र में देखिए, एग्जाम में आपको कैसे बताना होता है। दिए गए चित्र में मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए ई बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर है, इसलिए इसे हम बाजार का संतुलन बिंदु कहेंगे। ठीक, वो कीमत पी पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए पी जो है वो साम्य कीमत हो जाएगा, या ओपी कह सकते हैं। ओपी जो है वो साम्य कीमत कहलाएगा। ओक्यू जो है वो साम्य मात्रा कहलाएगी। ये चीजें आप यहां से बता सकते हैं। सो ओपी ये हो गया साम्य कीमत। इस तरह आप ग्राफ बनाएंगे, इसलिए मैं ग्राफ सामने आपको बनाता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, कोई फिगर देख के आप कंफ्यूज ना रहे। ठीक बात? ओक्यू जो है वो साम्य मात्रा, इसमें परिवर्तन होंगे आगे, इसलिए अभी से आप समझ लीजिए साम्य मात्रा। ठीक है, और बिंदु ई पर तो संतुलन आप देख ही रहे हैं।
तो ये कहानी है एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की मांग वस्तु के पूर्ति के बराबर हो जाए। तो ये कहानी चल रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलें तो साम्य कीमत क्या है? किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर की मांग एवं पूर्ति शक्तियां आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक, तो अभी हमने मांग और पूर्ति शक्ति देखा था, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो वो साम्य कीमत कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी मूल्य को साम्य कीमत कहते हैं। इस प्रकार साम्य कीमत वह कीमत है, ध्यान से समझिए, जिस पर की वस्तु की मात्रा जो विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जो क्रेता खरीदना चाहता है। तो जितना परचेजर खरीदना चाह रहा है, अगर उतना ही डिमांड करने वाला जितना मांगना चाह रहा है उतना ही परचेजर सप्लाई कर दे, सॉरी, परचेजर जितना खरीदना चाह रहा है उतना ही सप्लायर सप्लाई कर दे, तो वो जिस कीमत पर, तो वो साम्य कीमत कहलाती है। तो यह वह कीमत है जो बाजार को साफ कर देती है। अच्छा, अब यहां ध्यान से समझिए, यहां क्या है? संतुलित कीमत के निर्धारक तत्व क्या है? मांगी गई मात्रा या वस्तु की मांग। ठीक, और ये किसके बराबर होगी? पूर्ति की मात्रा या वस्तु की पूर्ति। ठीक बात है। तो जब आपकी डिमांड, किसी भी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति दोनों बराबर हो जाएं, तो ये जिस कीमत पर होंगे उस कीमत को हम क्या बोलेंगे? संतुलित कीमत कहेंगे। और ये हेडिंग आपसे पूछ सकता है कि संतुलित कीमत के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, यानी व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक बात है। तो क्या होगा? पूर्ति की मात्रा और मांग, जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर की मांग और पूर्ति शक्ति आपस में बराबर हो जाए। तो ये मांग है, ये पूर्ति है, जिस बिंदु पर जिस कीमत पर ये बराबर हो गए वो कीमत क्या होगी? साम्य कीमत कहलाएगी। और इसे ही साम्य कीमत कहते हैं। इस प्रकार साम्य कीमत वह कीमत है जिस पर वस्तु की मात्रा जो विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जो क्रेता खरीदना चाह रहा है। सिंपल सी बात है। साम्य कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियां करती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी शक्तियां साम्य कीमत का निर्धारण करती हैं। तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एस्टेब्लिशेस और डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस। मांग और पूर्ति की शक्तियों का मतलब क्या है? मांग और पूर्ति की शक्तियों का मतलब यह है कि किसी वस्तु की एक निश्चित मांग होगी, किसी वस्तु की एक निश्चित पूर्ति होगी, और उन्हीं दोनों के कारण यह साम्य कीमत डिसाइड होता है। आगे मैं आपको और इसमें कई तरह के प्रकार पढ़ाऊंगा कि कई बार मांग ज्यादा हो जाए, पूर्ति कम रह जाए, पूर्ति ज्यादा हो जाए, मांग कम रह जाए, तो ये शक्तियां कैसे साम्य कीमत को प्रभावित कर देती हैं, ये भी बड़ी जरूरी है। अभी तो आपने देख लिया कि मांग और पूर्ति दोनों यहां पे बराबर हैं। हो सकता है एक में वृद्धि हो जाए तो मांग वक्र आगे बढ़ जाए, मांग वक्र पीछे चला आए, या पूर्ति वक्र आके पीछे हो जाए। तो भैया वहां पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा संतुलित कीमत पर, यह बड़ा आवश्यक है। अच्छा, एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह चैप्टर पर्टिकुलरली एक ऐसा चैप्टर है जहां पर ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपसे जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए सीधा आप ग्राफ खींचिए और ग्राफ के माध्यम से आप आंसर निकाल लेंगे। मैं आगे आपको कराऊंगा इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपसे पूछ देता है कि यदि पूर्ति स्थिर रहे और मांग बढ़ जाए तो साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको याद ही नहीं आ रहा तो कुछ मत करिए, मांग और पूर्ति को बराबर करिए, और आपको पता है कि पूर्ति स्थिर है और मांग अगर बढ़ जाएगी तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकती है, इसको दाईं ओर खिसका दीजिए। पहले यहां मिलते थे, अब दोनों यहां मिल रहे हैं, तो कीमत पहले से ऊपर हो गई, बस आपको आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह की चीजें मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो ये ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के बारे में समझना जरूरी है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। किसी वस्तु की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण करता है। उपभोक्ता वस्तु का कितना मूल्य देगा यह वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। मैंने अभी आपको बताया था वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है कि एक अतिरिक्त वस्तु अगर वो खरीद रहा है या उपभोग कर रहा है तो उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब कोई मान लीजिए पेन है, अभी एक अलग पेन लेकर मैं थोड़ा लिखना चाह रहा हूं, अब मैं लिखना चाह रहा हूं थोड़े सेटिस्फेक्शन के लिए, कीमत लगा दीजिए 1000, क्या मैं खरीदूंगा? बोलूंगा छोड़ो यार हटाओ। तो जितना मेरी सीमांत उपयोगिता है अगर उतना मैं खर्च करने को, उतना तक कीमत अगर ली जाए तब तो मैं मांग करूंगा, नहीं तो मैं मांग नहीं करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता किसी भी दशा में वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक उपभोक्ता वस्तु को खरीदते समय अधिकतम कितने तक की मूल्य दे सकता है, तो आप बता सकते हैं ऑप्शंस में, तो सीमांत उपयोगिता के बराबर तक। इस प्रकार उपभोक्ता के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो वस्तु, किसी भी वस्तु के लिए उसकी अधिकतम कीमत की सीमा होगी वो सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मांग के नियम के अनुसार प्रायः ऊंचे मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा और नीचे मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है।
तो अगर मान लीजिए अधिक मूल्य है तो अधिक मात्रा, कम मूल्य है तो कम मात्रा मांगी जाएगी। बाजार मांग अनुसूची के आधार पर मांग वक्र प्राप्त हो जाता है जो कि बाएं से दाएं ओर नीचे हुए गिरता है। तो मांग वक्र कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपको दिखाई पड़ता है। यहां अगर आप ले लीजिए कीमत और यहां ले लीजिए आप मांग, तो आपको इस तरह का मांग वक्र दिखाई दे देगा, ठीक है ना। और ये मांग वक्र आपको क्या दिखा रहा है कि अगर मान लीजिए कीमत यहां है तो क्वांटिटी केवल यहां तक रहेगी, यहीं तक, देखिए यहां से यहां तक। लेकिन जैसे आप कीमत को नीचे लाएंगे, अगर कीमत को आप यहां ले आए तो देखिए इसके सामने यहां से यहां तक, यानी इतना लंबा क्वांटिटी वो मांग कर लेगा। आ रही बात समझ में? तो जितनी ज्यादा कीमत होगी उतना कम मांग, जितनी कम कीमत होगी उतना ज्यादा मांग, क्योंकि कभी भी वो अपने सीमांत उपयोगिता से ज्यादा कीमत देकर डिमांड नहीं करेगा। तो ये तो मांग शक्ति हो गई किसी भी चीज के लिए। अच्छा, पूर्ति शक्ति किसके द्वारा? अच्छा, मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है, पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पूर्ति की जाती है उत्पादकों के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक। अच्छा, जब प्रोड्यूसर के द्वारा पूर्ति की जाती है तो वस्तु के उत्पादन में क्योंकि उत्पादकों को कुछ लागतें वहन करनी पड़ती हैं, इसलिए वह अपनी वस्तु का मूल्य कम से कम सीमांत लागत के बराबर अवश्य प्राप्त करना चाहेगा। अब देखिए दो चीजें यहां पर हैं। अगर आप उपभोक्ता को देखें, देखिए अगर आप उपभोक्ता को देखें तो वो मांग किस कीमत पर पड़ेगा? मांग की कीमत किस कीमत पर मांग करेगा? तो अधिक से अधिक सीमांत उपयोगिता के बराबर, ठीक है। किसी भी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता होगी उसके बराबर ही वो कीमत चुकाएगा, उससे अधिक नहीं वो दे सकता है। अच्छा, यही बात अगर उत्पादक की करें तो उसका जो कीमत होगा वो कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम आप ये कह सकते हैं कि जो सीमांत लागत है, जो मार्जिनल कॉस्ट है इसकी, कम से कम उतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने अभी यहां देखा कि वो कम से कम कितनी हो जाएगी? वो कम से कम वस्तु के सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां? कम से कम सीमांत लागत के बराबर, सीमांत लागत के बराबर। तो ये ध्यान रखिए क्या होगा? तो मांग जो है, उपभोक्ता जो मांग के लिए पैसा देगा वो अधिक से अधिक इसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी, और जो उत्पादक होगा वो कम से कम अपनी सीमांत लागत तो जरूर निकालना चाहेगा, ये ध्यान रखिए। तो वस्तु के उत्पादन में क्योंकि उत्पादकों को लागतें वहन करनी पड़ती हैं, इसलिए कम से कम वो सीमांत लागत से कम रुपए में नहीं मांगेंगे। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए मांग वाली स्थिति क्या रहती है, पूर्ति वाली स्थिति क्या रहती है, और जहां पर दोनों एक दूसरे को एकोमोडेट कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ किसी एक कीमत पर एग्री हो जाते हैं, वहां साम्य कीमत हो जाती है। इस प्रकार सीमांत लागत किसी वस्तु के मूल्य की निम्नतम सीमा बताती है, ठीक है ना। तो सीमांत उपयोगिता जो है वो किसी वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा बताती है, और सीमांत लागत किसी वस्तु के मूल्य की निम्नतम सीमा बताती है, मतलब कम से कम इतना कीमत रहेगा। और सीमांत उपयोगिता क्या बताती है? कम से कम अधिक से अधिक उतना कीमत रहेगा। पूर्ति के नियम के अनुसार ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा और नीचे की कीमत पर वस्तु की कम मात्रा प्रस्तुत की जाती है। इसलिए जो पूर्ति वक्र होता है वो कैसे होता है? वो ऐसा होता है। तो ये आपका सप्लाई कर बनेगा, और डिमांड कर तो ऐसा होता ही है। तो जहां एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर साम्य कीमत बनती है, ठीक है। अब साम्य मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? तो उपभोक्ता वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देगा, और उत्पादक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत से कम नहीं लेगा। अतः वस्तु की कीमत इन दोनों सीमाओं के बीच कहीं निर्धारित होगी। बिल्कुल ठीक बात। मान लीजिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता 30 है और किसी वस्तु की सीमांत लागत मान लीजिए लेट सपोज वो 40 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं 38 रुपए, या हो सकता है कि ये, अच्छा इसमें ये प्रॉफिट जोड़ेगा तो इसको आप मान लीजिए 45 बोलना चाहे, तो यहां क्या होगा? 30 और 45 के बीच कहीं 42, 43 इस तरह का वो एक प्राइस जो है डिसाइड होता है, और उसी को साम्य कीमत कहते हैं। तो प्रत्येक क्रेता इस बात का प्रयास करता है कि उसे वस्तु की कम से कम कीमत चुकानी पड़े, और वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और वस्तु की पूर्ति की मात्रा आपस में बराबर हो जाए, यानी एक ऐसी कीमत
जिस कीमत पर बेचने वाला भी रेडी है, खरीदने वाला भी रेडी है, तो उसे हम साम्य कीमत कहेंगे। और अपने एग्जामिनेशन में, अपने परीक्षा में आप इसको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे एक्स वाई। कई बार करा चुका हूं मैं, फिर एक बार बना देता हूं फाइनल में। कीमत यहां ले लीजिएगा, यहां मात्रा ले लीजिएगा पूर्ति और मांग की, यहां ओ ले लीजिएगा, ये आपका मांग वक्र, ये आपकी पूर्ति वक्र, एक दूसरे को जहां काटते हैं जिस कीमत पे वो पी हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है ये क्यू हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, अच्छा ये जरूर डी डी कर्व लिख दीजिएगा, ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, ये ई बिंदु है, ठीक है। तो यहां पर ओपी बराबर साम्य मूल्य, ठीक है, और यहां पर ओ क्यू बराबर साम्य मात्रा, और ई बराबर बाजार संतुलन, ठीक है। कम से कम आप इस तरह भी अगर दिखा देंगे तो यहां पर कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। तो P एक ऐसी कीमत है जिस पर पूर्ति और मांग दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे, और इसे हम साम्य मूल्य कहेंगे, या साम्य कीमत का निर्धारण इसको कहा जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर आप इसको एक टेबल से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, और बिल्कुल दिखाइएगा एग्जाम में। मान लीजिए ये मांग की मात्रा है 100, 125, 150, 175, 200, ये कीमत है, 5-4 अलग अलग कीमतों पर अलग अलग तरह की मांग है, और पूर्ति है। तो कीमत तो घटेगी तो मांग तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पूर्ति घटती जाएगी, क्योंकि पूर्ति का नियम और मांग का नियम आप जानते ही हैं। लेकिन ये 3 रुपए एक ऐसी कीमत है, ये जब वो कीमत 3 रुपए होती है तो एक ऐसी कीमत होती है जहां पर उत्पादक की पूर्ति और उपभोक्ता की मांग दोनों बिल्कुल बराबर हो जा रहे हैं, ठीक बात है। यानी ये एक ऐसी बिंदु है जिसके ऊपर क्या है, यहां पर पूर्ति आधिक्य है और मांग कम है, और यहां क्या है, यहां अधिमांग है और पूर्ति कम है। तो ये अतिरिक्त मांग वाला सिचुएशन है ये वाला, और ये अतिरिक्त पूर्ति वाला सिचुएशन है। लेकिन यहां पर मांग और पूर्ति बराबर है, तो ये जो कीमत होगी वो साम्य कीमत कहलाएगी। यानी कुल मिला के एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर हो जाएं, उस कीमत को हम साम्य कीमत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये बहुत हायर क्लासेस तक पूछा जाता है। आगे बात समझ में। और इसमें ग्राफ का अगर आप पैटर्न सीख गए, जैसे मैंने आपको कर्व और ग्राफ बना के दिखाया था, तो आप फिर आसानी से यहां से निकल जाएंगे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाजार संतुलन और साम्य कीमत को समझ गए हैं कि भैया साम्य कीमत क्या होती है, तो जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो जाए। अब मैं एक हुक छोड़कर ये टॉपिक खत्म करूंगा, जिसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे कि भैया साम्य कीमत पर मांग और पूर्ति के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे हम यही देखेंगे। तो हमने एक सिचुएशन तो देख ली, हमने ये सिचुएशन देख ली कि भैया जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उस सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं उस सिचुएशन में ये साम्य कीमत तय हो जाता है। लेकिन एक सिचुएशन आएगी जब इस मांग और पूर्ति में परिवर्तन होगा, और जब मांग और पूर्ति का परिवर्तन होता है तो साम्य कीमत का भी आपस में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि पूर्ति वहीं रह गई और मांग बढ़ जाए, मांग वहीं रह जाए और पूर्ति बढ़ जाए। ठीक उल्टा करिए, पूर्ति वहीं रह जाए, मांग घट जाए, या मांग वहीं रह जाए, पूर्ति घट जाए, या दोनों बढ़ जाए, दोनों घट जाए। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, जिन स्थितियों को आप आसानी से ग्राफ के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगले टॉपिक में करेंगे। जैसे यहां पर बताया गया है कि कीमत कभी भी एक जैसे नहीं रहती है, साम्य कीमत पर मांग और पूर्ति की शक्तियों निर्धारित करती हैं। इसलिए मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से मांग वक्र और पूर्ति वक्र भी परिवर्तित होते हैं, और मांग वक्र और पूर्ति वक्र परिवर्तन होने से साम्य कीमत भी परिवर्तित होगा। तो अब कैसे होगा, क्या होगा, ये डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर हां, मांग वक्र में कैसे परिवर्तन होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। कुछ याद आया कि मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र कैसे होगा, मांग में कमी होगी तो मांग वक्र कैसा रिएक्ट करेगा। जैसे मांग में वृद्धि होती है तो बताइए क्या होता है, ये मांग है, अगर मांग में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, कमी होगा तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक उल्टा आप पूर्ति का ले लीजिए, ये पूर्ति वक्र है, पूर्ति बढ़ती है तो ये दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, घटती है तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। इसके शिफ्ट होने से साम्य कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। अब वो कैसा और कहां प्रभाव पड़ेगा इसको डिटेल में हम अगले सेक्शन में देखेंगे, ढंग से समझेंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत डिटेल में आराम से चीजों को करा रहा हूं ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में तो एक बार आप देखेंगे ही। इसमें कोई डाउट या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो magnetbrains.com इसकी वेबसाइट हो, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन हो या मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब मंच हो,
यहां पर आप बिल्कुल निःशुल्क ये सारी की सारी जो टॉपिक्स है वो कर सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, सीयूईटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, किसी तरीके का कोई पैकेज नहीं खरीदना है और बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जो मैग्नेट ब्रेन्स के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी आप फॉलो करते रहिए ताकि सारी नई जानकारी आपको मिलती रहे। बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उसको जरूर जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।